दोस्तों बहुत ही मजे की एपिसोड कुछ मसरूफियत की वजह से एपिसोड नहीं बन रही जल्द ही लॉन्ग और दो एपिसोड अपलोड होंगी तकलीफ के लिए माजरत सूफी ने गहरे दुख का इजहार करते हुए दुआया कलिमात कहकर कहा बड़ा दुख हो रहा है सुनकर तुम प्लीज टाइम ज़ाया मत करो इसे जल्दी किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाकर उसका ऑपरेशन करवाकर गोली निकलवाओ। मैंने कहा बता तो रहा हूं लंदन से डॉक्टर आता है इससे चेकअप करवाना है फिर वो जैसे कहेगा वैसे करना पड़ेगा। ये कहकर मैंने सूफी के चेहरे की तरफ देखते हुए इसके तासुरात चेक करते हुए कहा शादी तो यहां तक कह रहा था कि अगर माजू को इलाज के लिए लंदन भी ले जाना पड़े तो जितना भी पैसा खर्च हो खर्च करके इसे लंदन ले जाएंगे। सूफी ने मेरा हाथ दबाते हुए पुरजोश अंदाज में कहा शादी भाई से ज्यादा तुम्हारा हक बनता है कि तुम अपनी जेब से इसका इलाज करवाओ, बल्कि अगर जरूरत पड़े तो बैंक में मेरे जो पैसे पड़े हैं वो इस्तेमाल कर लेना, मगर माजू भाई का जहां भी जिस मुल्क में भी इलाज हो सकता है इसका इलाज करवाना। सूफी से जो बात मैं सुनना चाहता था वो बात खुद ही इसने कर दी थी। करती भी कैसे नहीं, मैंने इसे इतना जज्बाती कर दिया था कि इसके दिल में माजू के लिए हमदर्दी पैदा हो जाए। मैंने कहा फिर तो मुझे इसके साथ लंदन जाना पड़ेगा। सूफी बगैर कुछ सोचे बोली तो चले जाना। अगर माजू भाई तुम्हारे लिए अपनी जान दांव पर लगाकर हमें बचाने इंडिया जा सकता है जहां हर लम्हा मौत सर पर मंडला रही थी, और जैसा कि तुम बता रहे हो कि तुम्हारी जान बचाने की खातिर इसने अपनी जान की परवाह नहीं की, तो तुम उसके लिए इतना भी नहीं कर सकते। मैंने कहा चलिए देखते हैं क्या होता है, अभी तो इसका चेकअप करवाना है, हो सकता है कि इसका यहां ही ऑपरेशन हो जाए। सूफी बोली खुदा करे यहां ही हो जाए, मगर फिर भी इसे जहां भी ले जाना हो तुम खुद इसे लेकर जाना। मैंने सूफी का हाथ चूम कर कहा तुम्हारे जज्बात देखकर मुझे दिल्ली खुशी हो रही है। सूफी बोली सच बताऊं तो माजू भाई को देखने को मेरा दिल करने लग गया है, अगर तुम्हें मुनासिब लगता है तो किसी दिन मुझे ले जाओ, मैं जाकर उसकी तीमारदारी कर लूंगी। मैंने कहा हाँ जरूर, क्यों नहीं, वैसे भी तुम्हें इससे पर्दा करने की जरूरत नहीं, वो तुम्हें बहन समझता है। सूफी बोली तो फिर कब ले जा रहे हो? मैंने कहा सुबह तो मैंने दुकान पर ड्यूटी दीनी है, हफ्ते को चलेंगे, मैं इसे फोन करके बता भी दूंगा कि तुम मेरे साथ इसकी खैरियत लेने आ रही हो। सूफी चौंक कर बोली क्या कहा? दुकान पर ड्यूटी दीनी है वो भी तुमने? मैं मुस्कुराते हुए बोला तुम ऐसे हैरान हो रही हो जैसे दुकान पर बैठने से मेरी इज्जत में फर्क आ जाएगा। सूफी बोली क्या सच में सुबह तुमने दुकान पर बैठना है? मैंने कहा हाँ यार, मैं कौन सा झूठ बोल रहा हूं, वैसे भी मैंने कौन सा रोज दुकान पर जाना है, ये तभी होना है जब जुनेद लाहौर माल लेने जाएगा, वो भी अगर मेरे पास टाइम हुआ तो बैठूंगा। सूफी बोली मगर क्यों? मैंने कहा क्योंकि जुनेद बता रहा था कि सीजन है, जुमा को अच्छा खासा काम होता है। इसकी बात सुनकर मैंने ही इसे मशवरा दिया था कि दुकान बंद मत किया करो, मैं बैठ जाता हूं। तुम्हारी तरह वो भी मेरी बात को मजाक समझ रहा था। सूफी हंसते हुए बोली मजाक ही समझना था, मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा कि इतनी डैशिंग स्टाइल जिंदगी गुजारने वाला यासिर दुकान पर बैठेगा। मैंने कहा नहीं यार, ये जो गार्ड्स हैं ना, ये मैंने सिर्फ मजबूरी के तहत रखे हैं, वरना मुझे आजादाना जिंदगी गुजारने में ज्यादा सुकून मिलता है। देखने वाले शायद हसरत की निगाह से देखते हों कि कितने गार्ड्स साथ हैं, जिंदगी हो तो ऐसी हो, मगर हकीकत यह है कि गार्ड्स के साथ मैं खुद को कैद में महसूस करता हूं। सूफी बोली हाँ ये तो है। अच्छा, मैं कई दिनों से पूछती पूछती फिर भूल जाती हूं, अभी दुकान का जिक्र सुनकर याद आ गया, पार्लर वाली दुकान का क्या बना? वहां मेरा सारा सामान पड़ा हुआ है। मैंने माथे पर हाथ मारते हुए कहा उफ, मेरे जहन से भी निकल गया था, न ही जुनेद ने बताया कि मालिकों की तरफ से पार्लर वाली दुकान का किराया वगैरह का कोई पैगाम है। अच्छा किया तुमने याद करवा दिया। खैर, अब यही हो सकता है कि जो जरूरी सामान मेकअप वगैरह है वो घर ले आएंगे और बाकी का जो फर्नीचर वगैरह है वो सेल कर देंगे। सूफी बोली यासिर, क्या ये मुमकिन नहीं हो सकता कि मैं फिर से पार्लर का काम स्टार्ट कर लूं? मैं हंसते हुए बोला तुम्हारा दिमाग तो ठीक नहीं, अगर यासिर का स्टेटस बदला है तो यासिर से पहले तुम्हारा स्टेटस भी बदल चुका है। अब तुम नौकरों की छांव में बैठकर ऐशो आराम की जिंदगी गुजारने वाली बन गई हो, इसलिए ऐसे मामूली काम के बारे में कभी सोचना भी मत। सूफी बोली अब इस काम को मामूली तो न कहो, अगर ये काम न करती तो तुम्हारे चक्कर में कैसे आती? मैं हंसते हुए सूफी का बाजू खींचकर इसे अपने ऊपर गिराते हुए बोला ये बात तो 100% दुरुस्त है।
वैसे यार वो भी क्या दिन थे, इस जिंदगी को जीने में अपना ही मजा था, क्या आशिकी माशौकी वाली खूबसूरत जिंदगी थी। सूफी मेरे सीने पर बाजू फैलाकर बाजू पर थोड़ी रखकर मेरी जानिब देखती हुई बोली, वैसे तब ही तुम्हें मेरी कदर थी, हर वक्त मेरे आगे पीछे दीवानों की तरह घूमते रहते थे, बिल्कुल ही पागल हो रखे थे। मैंने सूफी की गर्दन के अतराफ में हाथ रखकर अंगूठे को इसके गाल पर रगड़ते हुए कहा, पागल तो अब भी हूं, बल्कि पहले से भी ज्यादा। सूफी बोली, मुझे वो दिन आज भी जब याद आते हैं तो तुम्हारे पागलपन पर हंस पड़ती हूं। मैंने कहा, कौन सा दिन? सूफी बोली, जब तुमने मेरा रास्ता रोककर अशायद मेरे साथ जाते हुए मुझे रोक कर कहा था कि बताओ मुझसे प्यार करती हो कि नहीं, और दीवानों की तरह हंगामा खड़ा करके राह चलते लोगों को रोक रोक कर पूछ रहे थे कि मोहब्बत करना कोई जुर्म है। तब मुझसे आई लो यू उगवाया था। सूफी की बात सुनकर मेरी आंखों के सामने वो सारा वाकया फिल्म की तरह चल पड़ा। मैं मुस्कुराते हुए बोला, हाँ याद आया, ये तब की बात है जब नसीम लोगों के साथ झगड़ा हुआ था और तुम मुझे खींच कर घर ले जा रही थी। इस वक्त वाकई में अपने होश व हवास खो बैठा था। सूफी बोली, हाँ बिल्कुल तभी की बात है। वैसे यासिर अगर इस वक्त में प्यार का इकरार न करती तो? मैंने कहा, तो फिर तुम्हारी आंखों के सामने अपनी जान दे देनी थी। सूफी बेकरार होकर आगे बढ़ी और मेरे होंठों को चूम कर बोली, मेरा मजनू। मैंने कहा, चलो अब इसी खुशी में दरवाजा तो बंद कर दो, ये ना हो कि माही या आंटी अंदर आ जाएं। सूफी ने दरवाजे की जानिब देखकर कहा, दरवाजा बंद तो है। मैंने कहा, मेरा मतलब है लॉक कर दो। सूफी बोली, नहीं कोई भी नहीं आता, पहले कौन सा कभी कोई बगैर इजाजत अंदर आया है जो आज आएगा। मैंने सूफी के गाल पर चुटकी काटते हुए कहा, फिर भी एहतियात जरूरी है, माही जवान है, अगर हमें इस हाल में देख लेगी तो क्या सोचेगी। सूफी ने हम कहकर मेरे होंठों को चूमा और अच्छा जी कहकर दरवाजा लॉक करने चली गई। सूफी ने दरवाजा लॉक करने की बजाय दरवाजा खोलकर बाहर झांकने के बाद दरवाजा बंद करके लॉक किया और मेरी जानिब देखने लगी। जैसे ही इसकी नजर कमीज के बटन खोलने पर पड़ी तो सूफी वहीं खड़ी होकर बोली, और ये क्या कर रहे हो? मैंने कमीज का बटन खोलते हुए सीने को खुजाते हुए कहा, खारिश कर रहा हूं। सूफी बोली, सब्र कर, मैं अभी आकर करती हूं तुम्हारी खारिश। मैंने बटन खोलकर सीधा लेटते हुए दोनों बाजू खोलकर कहा, जल्दी आओ ना यार, बहुत खारिश हो रही है। सूफी हंसते हुए मेरे पहलू में बैठकर मेरी कमर के अतराफ में गुदगुदी करती हुई बोली, यहां हो रही है। मैं उछलते हुए सूफी की जानिब करवट लेकर बोला, हाँ यार। साथ ही मैंने सूफी को में दोनों बाजू डालकर इसे खींचकर अपने ऊपर ले आया। सूफी हंसते हुए इहाए करती हुई ऊपर आ गई और बोली, यासिर छोड़ो। मैंने बाजुओं की गिरफ्त ढीली की तो सूफी कोशिश करने लगी, मगर मैंने अगले ही लम्हे कहा, नहीं मेरे काका यासिर के बाजू हैं, इतनी आसानी से नहीं निकल पाओगी। सूफी बोली, अगर निकल गई तो? मैंने कहा, तो फिर तुम्हें मान जाऊंगा। सूफी बोली, देख लो। मैंने कहा, देख लिया। सूफी ने अगले ही लम्हे दोनों हाथों से मेरी कमर के अतराफ में गुदगुदी करनी शुरू कर दी। मेरी तो जान पर बन गई। मैंने चीख मारते हुए सूफी को छोड़ दिया और उसके नीचे से निकल गया। सूफी मेरी जानिब देखकर हंसती हुई अपने बिखरे बालों को संवारती हुई बोली, हाँ जी बताओ, 1 सेकंड में निकली कि नहीं? बड़े आए थे यार के बाजुओं में। सूफी ने मुंह चढ़ाकर हंसना शुरू कर दिया। मैंने कहा, यार ये क्या तरीका हुआ? ये तो धोखा है, मैंने जोर लगाकर बाजुओं से जकड़ने का कहा था। सूफी बोली, मेरी मर्जी में जैसे मर्जी निकलती, वैसे भी मुझे तुम्हारी कमजोरी का पता है, इसलिए आइंदा सोच समझ कर मुझे चैलेंज करना। मैंने कहा, यार मैंने तुम्हें कुछ दुखाना था इसलिए कमीज उतारने लगा था और तुम हो के बार बार गुदगुदी कर रही हो। सूफी बोली, क्या दुखाना था? मैंने कहा, कमीज उतारने दोगी तो दिखाऊंगा। सूफी मशकूक नजरों से देखती हुई बोली, मुझे पता है तुमने कोई हरकत ही करनी होगी। मैंने कमीज के बटन बंद करते हुए कहा, ओके तो ठीक है। सूफी ने जल्दी से आगे बढ़कर बटनों से मेरा हाथ हटाते हुए कहा, ज्यादा शोखी मत बनूं। मैं समझी शायद कुछ और ही दुखाने लगे थे। मैंने मसनूई गुस्से का इजहार करते हुए कहा, मैंने जो तुम समझ रही थी इसकी ही वजाहत की है, अगर गलत कहा है तो बताओ। मेरा मूड खराब होता देखकर सूफी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा छोड़ो अब गुस्सा मत करो, दिखाओ क्या दुखाना है। मैंने नखरा दिखाते हुए कहा,
रहने दो, सारे मोड की ऐसी की तीसी करके रख दी है। सूफी बोली, ज्यादा शोखी मत बनो, उतार रहे हो कि नहीं, वरना किस्म खाती हूं गुदगुदी करूंगी। ये कहकर सूफी ने मेरी बगलों की तरफ हाथ बढ़ाया तो मैं जल्दी से पीछे हटते हुए बोला, अच्छा अच्छा उतार रहा हूं। सूफी ने चिटकी बजाते हुए कहा, चलो शाबाश, फिर जल्दी से। मैंने कमीज उतार कर कहा, ये लो। सूफी बोली, वाह यासिर, लगता है दोबारा फिर से वैक्स करवा कर आए हो। मैंने कहा, हाँ जी, लाहौर से करवा कर आया था। मैंने इस दिन ही तुम्हें बताना था, मगर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए नहीं बता सका। सूफी ने कहा, खैर तो है, कुछ ज्यादा ही शौकीन मिजाज नहीं बनते जा रहे, कहीं बैरून मुल्क मॉडल बनने का इरादा तो नहीं। मैंने कहा, मेरा बनना संवरना सिर्फ तुम्हारे लिए ही होता है, अगर तुम्हें पसंद नहीं तो आइंदा नहीं करवाता। सूफी बोली, मैंने ये तो नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है, मुझे तो ये डर है कि कहीं मेरी नजर ही ना लग जाए। सूफी ने मेरे कंधों पर दोनों हाथ रखकर हंसते हुए बोली, तौबा तौबा यासिर, बातों में तुमसे कोई नहीं जीत सकता, पता नहीं कहां से इतना दिमाग लाते हो। अच्छा बात सुनो, आज के बाद तुमने बाहर से वैक्स नहीं करवानी। मैंने कहा, तो फिर कहां से? सूफी बोली, मैं जो हूं बाहर पता नहीं कैसे गंदे मंदे जरासीमों वाले हाथ लगाते हैं। मैंने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, उफ, कोई हाल नहीं तुम्हारा, ये बात पहले नहीं बता सकती थी, खामखा में मेरे पैसे लगवा दिए। सूफी हंसते हुए बोली, शेख साहिब अब तो कंजूसी छोड़ दो। मैंने कहा, इसमें कंजूसी वाली क्या बात है? जो काम घर पर फ्री में हो सकता है, और वो भी इतने सुंदर हाथों से, तो फिर वही काम बाहर जाकर पैसे देकर करवाना कहाँ की अक्लमंदी है? घर में करवाऊंगा तो इसमें डबल ट्रिपल फायदा है। सूफी हंसते हुए बोली, डबल ट्रिपल किया? मैंने कहा, एक तो पैसों की बचत, दूसरा करवाने का मजा। सूफी खिलखिलाकर हंसती हुई बोली, उफ, तौबा है तुमसे, वैसे भी तुमने कौन सा मुझे बताया था कि तुम दोबारा फिर से करवाओगे? खैर, अब मैंने तुम्हें बता दिया है ना कि आइंदा मैं खुद अपने जान की करूंगी। मैंने कहा, फिर तो मुझे जल्दी से बाल निकलने का इंतजार है। सूफी फिर से हंसने लग गई। इस वक्त हम दोनों दो जानू होकर बैठे हुए थे। सूफी ने ग्रे कलर में लेकिन का प्रिंट सूट पहन रखा था। ऊपर से हमारी धींगा मश्ती में इसकी बिखरी सिल्की जुल्फों में चांद सा रोशन चेहरा, गुलाबी होंठ, आंखों में शरारत, होंठों पर मुस्कान। मैंने सूफी के चेहरे को दोनों हाथों में लेकर ऊपर किया और कहा, अब बातों में ही टाइम जाया करती रहूगी, अब फिर जाम पिलाकर मदहोश भी करोगी। सूफी ने कुछ कहने की बजाय आंखें बंद कर ले। फिर सूफी ने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर उजलत में अपना हुलिया दुरुस्त करने के बाद दरवाजे की जानिब बढ़ी। दरवाजा खोला तो बाहर माही खड़ी थी। सूफी ने रूखे अंदाज में कहा, हाँ फरमाओ। माही बोली, जरीना आई थी, वो कह रही थी कि जुनेद नामी लड़का आया है, वो यासिर भाई से मिलना चाहता है। सूफी चौंक कर जुनेद का नाम दोहराते हुए मेरी जानिब देखकर बोली, जुनेद नामी लड़का तुमसे मिलने आया है? कहीं ये वो दुकान वाला जुनेद तो नहीं? मैंने हम कहकर टाइम देखा तो रात के 8 बजने वाले हो गए थे। टाइम का पता ही नहीं चला कि कमरे में ही 2 घंटे गुजर गए। मैं उठते हुए बोला, वो चाबियां देने आया होगा, मेरे तो जहन से ही निकल गया था कि इसने आना है। सूफी मुंह बसूरती हुई बोली, जाओ जी, कहीं वो वापस ही ना चला जाए। मैं दरवाजे से बाहर निकला तो माही वहीं खड़ी थी। मैंने इसकी जानिब देखकर नॉर्मल अंदाज में कहा, जुनेद कब आया है? माही बोली, जरीना अभी बताकर वापस गई है। मैंने हम कहकर सीढ़ियों की जानिब चल पड़ा। सीढ़ियां चढ़ते हुए मैंने आराम से 3-4 दफा माही की जानिब देखना चाहा, मगर हर बार दोनों बहनों को एक साथ खड़े अपनी जानिब मुतवज्जे पाकर मैं सोए मुस्कुराहट के कुछ नहीं कर सका। ऊपर पहुंचकर जब मैंने नीचे देखा तो सिर्फ सूफी ही खड़ी थी, माही शायद अपने कमरे में चली गई थी। मैंने सूफी को प्यार का इशारा किया और दूसरी जानिब चल पड़ा। मैं मोबाइल भी कमरे में छोड़ आया था, वरना जुनेद ने कॉल करके भी मुझे अपनी आमद के बारे में आगाह कर देना था, यकीनन वो कालें भी करता रहा होगा। दूसरी जानिब पहुंचकर मैंने जरीना को कहा कि जुनेद को अंदर आने का कहो। जरीना ने जी साहिब जी कहकर बाहर की जानिब चली गई। कुछ ही देर बाद जुनेद अंदर दाखिल हुआ तो जरीना ड्राइंग रूम के आगे से किचन की जानिब चली गई। जुनेद से बगलगीर हुआ तो जुनेद ने पहली फुर्सत में कॉल ना अटेंड करने का गल्ला किया। मैंने कहा,
यार मोबाइल कमरे में था, मैं आंटी लोगों के पास बैठा हुआ था। ये कहते हुए मैंने जुनेद को कमरे में चलने का कहा, मगर जुनेद ने माजरत करते हुए कहा, यार दुकान खिली है, मैं सिर्फ चाबियां पकड़ाने आया था क्योंकि दुकान 10-11 बजे बंद करनी थी, इस टाइम मुझे इस तरफ आना मुनासिब नहीं था। मैंने कहा, तुम मुझे बता देते, इस टाइम गार्ड्स को भेजकर चाबियां मंगवा लेता। जुनेद बोला, चल खैर है, मैं आ ही गया हूं। मैंने कहा, चाबियां मुझे देकर जा रहे हो, ताले कैसे बंद करोगे? जुनेद मुस्कुराते हुए बोला, डबल चाबियां हैं, अब ये चाबियां तुम अपने पास ही रखना, वरना मुझे हर बार चाबियां देने आना पड़ेगा। मैं हंसते हुए बोला, तुम मुझसे भी ज्यादा मसरूफ हो गए, जो मेरे पास आने के लिए भी टाइम नहीं है। जुनेद कहका लगाकर बोला, मुझे तुमसे ज्यादा पता है कि दुकानदारी में बंदा कितना मसरूफ हो जाता है। मैं मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें मेहनत करते देखकर खुशी होती है, और तुम्हारी मेहनत का रंग दुकान में माल की सूरत में नजर आ रहा है। जुनेद शरारती अंदाज में बोला, कौन सा माल? मैंने इसे घूरते हुए कहा, दुकान में जो माल पड़ा है। जुनेद हंसते हुए बोला, यार गुस्सा क्यों कर रहा है? जुनेद हंसते हुए बोला, अच्छा अच्छा, गुस्सा न कर, मैं मजाक कर रहा था। ओके, मैं चलता हूं, पहले ही 15 मिनट पहले मुझे बाहर भेज दिया था। मैंने माजरत करते हुए कहा, यार कुछ खा लेते, ऐसे खड़े खड़े ही वापस जा रहे हो। जुनेद बोला, यार फिर कभी चक्कर लगाऊंगा। मैंने कहा, अच्छा चल, किसी दिन बेगम को साथ लेकर आना। जुनेद बोला, हाँ जरूर, किसी दिन प्रोग्राम बनाकर आऊंगा। जुनेद को रुखसत करते हुए मैं अपनी बात पर पछताने भी लग गया कि जुनेद की बेगम अखरी की बहन है। वो बात अलग थी कि इसे असल हकीकत का इल्म है कि नहीं कि इसका भाई मेरे हाथों ही मरा है, मगर मुझे इसे घर पर इनवाइट नहीं करना चाहिए था। दुश्मन का कितना भी दुश्मन होता है, वो तो फिर अखरी की सगी बहन थी। खैर, मैं सर झटक कर कमरे की तरफ जाते हुए हाथ में पकड़ी चाबियां देखने लगा। तभी जरीना की आवाज सुनकर मैंने रुक कर पीछे देखा तो जरीना बोली, साहिब जी खाना लेकर आऊं? मैंने कहा, नहीं, मैं खाना खा कर आया हूं, शगो को कहना मुझे पानी दे जाए। जरीना बोली, साहिब जी मैं दे जाती हूं, वो तो सर दर्द की गोली खाकर लेट गई है। मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ? जरीना बोली, साहिब जी बेचारी काम करके थक गई थी, इस वजह से सर में दर्द हो रहा है। मैंने हम कहकर कमरे में दाखिल हो गया। बेड पर बैठते ही मेरा ध्यान माही की तरफ चला गया। माही के बारे में सोच रहा था कि इसी दौरान जरीना कमरे में दाखिल हुई तो पहली ही फुर्सत में इस पर नजर पड़ गई। हालांकि कुछ देर पहले मेरे पास खड़ी मुझसे बातें कर रही थी, तब इस पर नजर पड़ने के बावजूद भी मैंने कोई खास तवज्जो नहीं दी थी। इस वक्त मेरी जो हालत थी, मुझे तो शायद रात को मुश्किल से ही सोना पड़ता, मगर माही से बेहतर जरीना थी। जरीना चाहे सीधी साधी थी, मगर थी तो औरत। अब ऐसे में वो मेरी नजरों का निशाना ना समझ सकती, ये कैसे हो सकता था? इसने साइड टेबल पर पानी रखते हुए कहा, साहिब जी मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने कहा, क्यों, तेरा कुछ जा रहा है? जरीना बोली, नहीं साहिब जी, वो तो मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। मैंने कहा, अच्छा मेरी बात गौर से सुनो, सुबह तुम दोनों ने ऊपर शिफ्ट हो जाना है, और ये कमरा अच्छी तरह साफ सुथरा कर देना। कल रात को परसों मेरी बहन आ रही है, जितने दिन वो उधर रहेगी तुम दोनों ऊपर वाले कमरों में से किसी एक कमरे को अपना बेडरूम बना लेना। जरीना बोली, ठीक है साहिब जी, मुझे तो कल ही पता चला था कि नाजी बाजी आ रही है, उनका छोटा सा बच्चा भी है, मैं तो तब से बेचैन हूं कि जल्दी से आ जाएं। मैंने कहा, तुम किस खुशी में बेचैन हो? जरीना बोली, साहिब जी मुझे छोटे बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं, नाजी बाजी जब तक यहां रहेंगी उनके बेटे का मैं ही ख्याल रखूंगी। मैंने कहा, अच्छा रख लेना तुम ख्याल, मगर कल दोपहर तक कमरे की अच्छी तरह सफाई वगैरह कर देना। जरीना बोली, साहिब जी नीचे एक कमरा और भी खाली है, अब इजाजत दें तो हम इस कमरे में सो जाया करें। मैंने कहा, नहीं, तुम इस खाली कमरे में भी नहीं सो सकती, क्योंकि हो सकता है कि नाजी के साथ कोई और मेहमान भी आ जाए, इसलिए तुम्हें जो कहा है वो करो। जरीना बोली, ठीक है साहिब जी, हम ऊपर ही सो जाया करेंगी। मैंने कहा, अच्छा ये बताओ तुम्हारी तबीयत ठीक है? जरीना बोली, साहिब जी ठीक तो मैं भी हूं, मगर मैं शगो की तरह नाजुक नहीं हूं। जरीना के जाने के बाद मैंने मेडिसिन लेने के बाद मोबाइल उठाकर स्क्रीन पर देखा तो इस पर काफी सारी मिस्ड कॉलें लगी हुई थीं। मैं नंबर देखने लगा तो जुनेद, सबीहा खातून और सदफ के नंबरों से कॉलें लगी हुई थीं।
मैंने सबीहा खातून के नंबर पर कॉल मिला दी। दूसरी जानिब से सबीहा खातून बोली, हाँ जी मिल गया टाइम। मैंने कहा, यार मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं सोया हुआ था, मोबाइल साइलेंट होने की वजह से मुझे पता नहीं चला, अभी उठा हूं तो मोबाइल देखते ही तुम्हें कॉल मिला दी। सबीहा खातून ने परेशानी का इजहार करते हुए कहा, अब कैसी तबीयत है? मेडिसिन वगैरह ले लेनी थी, अगर ज्यादा दर्द है तो डॉक्टर को चेक करवा लो। मैंने कहा, नहीं इतनी भी तबीयत खराब नहीं है कि डॉक्टर को चेक करवाऊं, टैबलेट ली थी, अब काफी बेहतर हूं। सबीहा खातून बोली, मैंने तुम्हारी खैरियत पूछने के लिए ही फोन किया था, मगर तुमने कॉल ही अटेंड नहीं की, मैं समझी शायद जनाब अपनी होने वाली बेगम साहिबा के पास होंगे, इसलिए मेरा फोन अटेंड नहीं कर रहे। मैंने सबीहा खातून की तंज को नजरअंदाज करते हुए कहा, नहीं यार ये बात नहीं है। खैर तुम सुनाओ क्या हो रहा है? सबीहा खातून बोली, तुम्हारी कॉल आने से पहले कुछ मेहमान आए थे, मैं उनके पास बैठी हुई थी, अभी बेडरूम में आई थी कि तुम्हारी कॉल आ गई। मैंने हम कहकर कहा, यार हाँ मैं रथ का जो भांजा है जफरी, इसका क्या करना है? सबीहा खातून बोली, जैसे तुम कहो वैसे ही हो जाएगा, मगर मेरा तुम्हें मशवरा है कि इसे ठिकाने लगा दो। बाकी तुमने अगर मार्शल आर्ट सीखना है तो मैं इसका बंदोबस्त करवा दूंगी, अगर तुमने सिर्फ इसी के लिए सीखना है तो फजूल में अपना टाइम बर्बाद करोगे। मैंने कहा, यार इसने मुझे चैलेंज किया है कि अगर मर्द हो तो मार्शल आर्ट्स के जो उसूल होते हैं उनके तहत मुझे शिकस्त देकर दुखा, फिर तुम्हें मानूंगा कि तुम वाकई मर्द हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि